अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम यूनिट शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है मैंने इसके साथ इसलिए लिया है कि यही हमारा एक पीछे सीक्वेंस में आ रही हैं चीज़ें, तो वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये जो फ्लक्स का वर्ड है ये हम फ्लो की सेंस में लेते हैं। इसे कह लें कि ये फील्ड लाइंस की जो फ्लक्स है वो हम फ्लो की सेंस में स्टडी करते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले क्या है कि मैं यूं इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर किसी जगह पर इस तरह से फील्ड लाइंस कहीं पे मौजूद हैं। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं ये स्केच बना रहा हूँ। इस तरह से कहीं पर किसी चार्ज की वजह से इस तरह से फ्लो लाइंस जो हैं वो मौजूद है। अगर इसके सामने मैं एक एरिया रखूं से, जैसा कि एक एरिया मैंने यूं लिया और अगर आप इसमें गौर करें तो 3 लाइंस आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स जो है 3 है। और इसी तरीके से इसी तरह का एरिया यहाँ पर मैं, ये वही एरिया है, वही प्लेट है जिस तरह से मैंने पहले एक एरिया दिखाया हुआ ये, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो लाइंस 2 हैं। इससे पता ये चला कि ये नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी खास एरिया से लाइंस का जो पास हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर, और इसको हम एक ग्रीक लेटर से फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक लेटर है जिसको फाई से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। तो इस केस में अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि इस जगह पर जो फ्लक्स है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसे फाई ई लिखेंगे, 3 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाई ई 2 है। तो पता ये चला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अगर मैथमेटिकली हम देखें तो यहाँ पर इसको हम फाई ई, इसको हम कहते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा था, इनटू एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, एरिया आप पढ़ते आए हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर मैंने वेक्टर लिखा। तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले एरिया वेक्टर आपको बता दूं कि ये एरिया वेक्टर क्या है। अगर कोई भी इस तरह से मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट कह लें, और इसका ये जो ये एरिया है, प्लेन एरिया है, ये इसे कह देंगे प्लेन एरिया, प्लेन एरिया कह लें, ये एक स्केलर है, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जिसको एन से लिखते हैं। तो ये प्लेन एरिया इनटू दिस डायरेक्शन, इसको हम वेक्टर कहते हैं। यानी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, यानी जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके एरिया के इक्वल होगी और उसके ऊपर नॉर्मल जो है मिलकर एरिया वेक्टर बनाएगा। अब अगर इसी को हम इक्वेट करें तो हमें डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि वो ई ए कॉस थीटा ये है। तो फाई ई ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको देखें, इसके यूनिट्स को देखें, तो हम इसके बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी कुछ चीज़ें हम करके आए हैं। एक तो ये कि हमने देखा था कि इस यूनिट होती है, इसकी यूनिट को हमने कहा था ये न्यूटन पर कूलम भी होती है, और वोल्ट मीटर भी, वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। अब अगर यूनिट देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी, ये अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो इसमें वैल्यूज अगर हम डालें तो ये यूं होगा कि इसकी यूनिट आपके पास न्यूटन पर कूलम, एरिया को हम कहते हैं मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि ये कॉस थीटा ये है, ये यूनिटलेस है। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और साथ ही हमने दूसरी यूनिट जो वोल्ट पर मीटर लिखी थी, अगर और लिखकर इसको अगर हम कहें कि ये वोल्ट पर मीटर है और ये मीटर स्क्वायर, और फिर आगे यूनिट लेस, इसको कैंसिल कर दें तो इसकी यूनिट वोल्ट मीटर भी होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 यूनिट्स आ गई, एक को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको अगर यहाँ पर ये इसकी कैलकुलेशन भी हमने कर ली, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन। अगर हम एरिया को डिफरेंट पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखें तो हमारे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट है। अब इसके लिए हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगा फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, किसी सोर्स चार्ज की वजह से कहीं पे मौजूद है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्लक्स देखना है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मौजूद है, अगर इसके सामने एरिया जो है वो इस तरह से मौजूद हो, एरिया को इस तरह से प्लेस करें, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब अगर आप देखें, इसको एक्सटेंड करें तो इसके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कह सकते हैं ये E डॉट ए, जिसको हम जानते हैं ई ए कॉस थीटा। और कॉस आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल टू द एरिया वेक्टर है। तो अब अगर फाई ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ये आपके पास ई ए आ जाएगा क्योंकि कॉस 0 जो है वो इक्वल टू 1 है। तो ई ए ये फाई ई। तो ये क्या फ्लक्स आया है, ये फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स से मुराद है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, जो कि हमने इस पोजीशन में रखा है, इसलिए हमने इसे कहा था फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिनिमम फ्लक्स के लिए क्या ओरिएंटेशन होगी। ये अब हम देखेंगे कि मिनिमम फ्लक्स किस तरीके से इसकी ओरिएंटेशन होगी। तो बी हमारे पास है कि फॉर मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होगा, यही फील्ड लाइंस जो यहाँ पे मैंने ड्रा की हैं उसी तरह की हैं। सोर्स कहीं पे मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, और इसके सामने जो एरिया है वो एरिया इस तरीके से प्लेस किया गया है। इस तरह से अगर एरिया होगा, इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रा कर देंगे जिसको आप एरिया वेक्टर कह दें, ये अब आपके पास फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब इसका फ्लक्स अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए, जिसको हम ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, और एंगल आपको पता है इसमें से किसी को एक्सटेंड करें तो दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो जब आप इसे फाई ई ए कॉस 90 डिग्री करेंगे तो दैट विल बी 0, नो फील्ड लाइंस इज पासिंग थ्रू दैट एरिया। तो इसलिए हम इसे कहेंगे तो ये कब फ्लक्स है, ये फ्लक्स की कंडीशन है जब नो लाइंस इज पासिंग थ्रू या मिनिमम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दैट एरिया। नेक्स्ट हमारे पास, अगर यहाँ पर तो आपने देखा दो एंगल हमने स्टडी किए, एक एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम है, मिनिमम के लिए 90 डिग्री है। अगर कोई एंगल थीटा हो नहीं तो उसकी किस तरह से फिगर होगी, फिगर हम बना लेते हैं और वो एंगल डिपेंडेंट होगा जो भी होगा, तो जिसे हम कहेंगे फॉर एन एंगल थीटा। अब जो एंगल है, कोई भी एंगल है अदर देन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उसकी ओरिएंटेशन देखें तो वो किस तरह से होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी सोर्स की वजह से, और इसके सामने अब एरिया जो है हमने वो कुछ इस तरह से रखा है कि इट इज़ मेकिंग सर्टेन एंगल। ये कोई एंगल है जिसको हम ऐसे कह लें, और इसके साथ जो एंगल है अब वो एंगल थीटा है, और अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये ई एंगल डिपेंडेंट होगा, इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। अब जो भी एंगल वैल्यू ऑफ थीटा होगी उसके मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट, ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, यूनिट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ये हमने इसको स्टडी कर लिया। अब अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर ये जो हमारे पास शेप है वो प्लेन एरिया है, अगर ये प्लेन एरिया ना हो, कर्व हो, तो क्या होगा। अब हम इसके लिए एक देखते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा ये अब हम देखेंगे। अब हम इसके साथ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पिछले टॉपिक से इसमें फ़र्क यही है कि वहाँ पर हमने स्ट्रेट लिया था, एंगल बनाने आसान थे। यहाँ पे अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कोई भी हो सकती है। यहाँ पर जो मैं केस ले रहा हूँ जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक सफ़ेयर ले रहा हूँ कि सफ़ेयर अगर हो और उसके अंदर चार्ज हो तो उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से निकाला जाता है। अब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, मैं एक सफ़ेयर ड्रा करता हूँ। ये सफ़ेयर है, सर्कल नहीं है, सफ़ेयर 3 डायमेंशन फिगर है। ये हम ये कह लें कि ये हमारे पास एक क्लोज
सरफेस है सफेयर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। अब होगा क्या कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होकर इस तरह से होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आपका टारगेट ये है कि आपने इस क्लोज सरफेस के ऊपर, ये जो क्लोज सरफेस है, ये ब्लू जिसे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है, आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर इसके कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब हमें पता है कि ये जो क्लोज सरफेस है, ये जो सफेयर है, इट कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, स्मॉल स्ट्रेट एरियाज। अब मैं क्या करूंगा कि इसको छोटे छोटे एरियाज में और मैं कन्वर्ट कर लूंगा। इसे अगर मैं यूं ड्रा करूं तो मैं यूं कहता हूं कि इसके ऊपर इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से ये मिलकर जो है, ये इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं मैं कि इस फिगर को जरा बता दिया जाए। इधर छोटे छोटे यूनिट्स हैं और हर एक स्ट्रेट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले में देखा टॉपिक में आपने देखा, इसकी फील्ड तो ई होगी और इसके ऊपर ज़ाहिर है हर एक के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रा करें, या जिसे आप कहने कि ये नॉर्मल है और इसका ये जो जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन शेड, ये एक छोटे से यूनिट के लिए हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास हो रही है। अब अगर ये n नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में कन्वर्ट कर दी है हम इस सरफेस को, इसे अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि फ्लक्स ड्यू टू दैट फर्स्ट, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि ये फर्स्ट पहला वाला है, इसे मेंशन करें तो वही हमारे पास ई डॉट ए कौन सा वाला, एरिया 1, जो पहला वाला यूनिट वेक्टर जो स्मॉल एरिया हमने किया था वो, और इसे अगर आप देखें तो ये आपके पास EA1 cos थीटा है। तो अब इस खास के लिए गौर करें तो इस पे नॉर्मल जो है या जो एरिया की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू दैट फील्ड है, क्योंकि फील्ड लाइंस इमिट हो रही हैं। अगर हम इसको ऐसे ही ड्रा करें बहुत सारी लाइंस, तो ये लाइंस जो हैं इधर आकर ये यहाँ से इस तरह से पास हो रही होंगी, इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री बनेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंगल जो है वो 0 डिग्री है, इसलिए अगर आप फाई 1 करें तो ये अब आपके पास EA1 cos 0 है जो कि 1 के इक्वल है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये A1 है। ये A के लिए मैं कह दिया। और अब सिमिलरली क्योंकि इसके कितने एरियाज हैं, n नंबर्स ऑफ स्मॉल एरियाज हैं, उन सब के लिए अगर आप करें तो आप ये कहेंगे कि फाई 2 जो है वो EA2, फाई 3 जो है वो EA3 एंड फॉर, क्योंकि इसके बहुत सारे n हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई n इज इक्वल टू एरिया ऑन द nth पार्ट ऑफ दैट एरिया विल बी AN। इस तरीके से हमारे पास आ गए। तो आपने देखा पहले एरिया पे EA1 है, सेकंड एरिया पे EA2 है, थर्ड एरिया पे EA3 है और nth एरिया पे EAN है, इस सारे के। अब अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए हम ये करेंगे कि टोटल फ्लक्स मीन फाई E थ्रू दैट क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से क्या होगा, हर एक का, जैसा से हमने कहा था ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह से पूरे। और अगर हम देखें तो इसे ये कहेंगे कि फाई 1 पहले के ऊपर फ्लक्स, फाई 2 सेकंड के ऊपर फ्लक्स, फाई 3 थर्ड के ऊपर फ्लक्स एंड सो ऑन फाई n के ऊपर फ्लक्स। अब इसको इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो अब ये सारी जो वैल्यूज जिसको मैं यहाँ पर ऐसे कह दूं कि ये 1 2 3 एंड सो ऑन जो भी हैं, ये सारी अगर आप पुट कर दें तो आपके पास फाई E जो बनेगा, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 एंड सो ऑन EAN। ये सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा अगर इस एरिया का फ्लक्स आपने फाई 1 का है, इसका फाई 2 का है, फाई 3 का है, और हमारा टारगेट ये था पूरी सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालना, तो हमने ये छोटे छोटे फ्लक्स जो हैं सारे ये ऐड कर दिए। तो ये ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर आप इसे देखें तो ये अब आपके पास क्या बनेगा, इसमें से अगर आप E को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया सारे ऐड हो रही हैं, A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो ये हमारे पास फाई E। तो आप देखें ये सारे अगर छोटे छोटे सेगमेंट्स को मैं ऐड कर दूं तो आप यकीनन इसको देखेंगे कि ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो ये एरिया स्फीयर नहीं आ जाएगा, ये एरिया स्फीयर, क्योंकि ये सारे पार्ट्स हैं ही इस स्फीयर के, तो एरिया स्फीयर बने जाएगा जिसको हम 4 पाई r स्क्वायर लिखते हैं। ये एरिया स्फीयर है, ये बेसिकली हमने यूज करना है यहाँ पे। अब अगर आप इसे देखें तो ये फाई E इज इक्वल टू ये E इज इक्वल, और ये अब आपके पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन सारे एरियाज को ऐड करें तो एरिया ऑफ दैट स्फीयर आपके पास आ जाएगा। और इसके बारे में
हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास ई है और ये आपने लिखी है, पहले टॉपिक में हमने देखा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है क्यू ओवर 4 पाई, चार्ज की वजह से। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर आर स्क्वायर भी था हमारे पास और यहाँ पर भी आपके पास इसके साथ 1 ओवर आर स्क्वायर भी मौजूद है। ये क्यों है, ये रिलेशन हमने ई का क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर था, ये हम वैल्यू पुट करें तो आप इसमें देखें आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो जो आपके पास चीज आ रही है वो है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा टारगेट क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था हमने थ्रू दैट क्लोज सरफेस, जिसको मैंने स्फीयर कंसीडर किया था। तो स्फीयर के सेंटर में अगर चार्ज रखें और उसकी सरफेस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो वो फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ये बेसिकली नेक्स्ट हमारा एक लॉ है, उसकी डेफिनेशन भी है, वहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इसको वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरह से होगा, वहाँ देखेंगे। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, जो कि इस केस में मैंने स्फीयर लिया था। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस देख चुके हैं। यहाँ जब भी क्लोज सरफेस होगी तो क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये कैसे होगा ये अब हम देखते हैं कि ये हम किस तरीके से इसे कह सकते हैं। इसके लिए हम कुछ बातें ये नोट कर लें अपने पास कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब हम ये कहेंगे कि सोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर सोर्स यानी कोई चार्ज है जो फील्ड लाइंस इमिट कर रहा है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे कि इफ सोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस के इनसाइड पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो लाइन आउट होंगी, लाइन ओरिजिनेट होंगी, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि चार्ज फ्लक्स इज पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा कि इफ सिंक इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस। अगर सिंक प्रेजेंट है, अब यहाँ पे सोर्स से क्या मुराद है, सोर्स से मुराद पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज करता है। सिंक से मुराद नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट करता है लाइंस। और अगर जीरो कब होगा, जीरो फ्लक्स कब होगा, जब हम कहेंगे नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इक्वल हो तो हम कहते हैं जीरो फ्लक्स। तो जिसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिविंग आर इक्वल। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड नंबर ऑफ लाइंस लिविंग इक्वल हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन समझ आ गई होगी आज के यूनिट में। थैंक यू वेरी मच।